Hi and good evening, and welcome to my channel Jian Commerce Institute. We are starting with the chapter number 5, admission of partner of standard 12, standard 12 GSEB, Gujarat State Education Board, chapter number 5 of account admission of partner. सबसे पहले बात करें कि ये जो बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह चैप्टर बोर्ड में आपका आएगा तकरीबन तकरीबन 18 मार्क्स का आता है और दो आपके क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के, दैट विल कैरी अराउंड 16 मार्क्स, और एक एक मार्क्स के वन लाइनर इधर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है कि इस चैप्टर से विथ ऑप्शन 18 नंबर का एग्जाम में आता है, जहां पर 8 मार्क्स के अच्छे खासे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने पार्ट में ब्रेक डाउन किया हुआ है। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि विद कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके कवर करूंगा। तो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ताकि आप उसको तुरंत रिवाइज कर सके। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें। तो पार्ट वाइज मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट ए में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन की बात करेंगे। ये पूरे चैप्टर को मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, तो ताकि आसानी हो जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने पार्ट ए जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन में सिखाऊंगा आपको, और पार्ट बी है रेशियो कैलकुलेशन करना है। उसमें इंपॉर्टेंट जो रेशियो कैलकुलेशन है वो है ओनली सेक्रीफाइस रेशियो। ये ऑलरेडी रेशियो कैलकुलेशन हमने पिछले चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कर लिया था। यहाँ पे इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में हमें सेक्रीफाइस रेशियो की बेहद जरूरत पड़ेगी। थर्ड पार्ट जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस अलोकेशन। किस तरह हम हमारे रिजर्व एंड सरप्लस को पार्टनर में किस रेशियो में किस तरह की तरीके से हम अलोकेट करने वाले हैं वो हम सीखेंगे। ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में ये रिवैल्यूएशन कर लिया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में, तो रिवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो है इस चैप्टर की जान, वो है गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है। और मैं इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो मुझे लग रहे हैं कि इस साल आने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस पार्ट में, इस सेशन में हम अप टू रिवैल्यूएशन तक का ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम गुडविल कैलकुलेशन सीखेंगे और इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, ए बेसिक कंसेप्ट। तो ये पार्टनरशिप एडमिशन का बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। मतलब पार्टनरशिप में कुछ तो बदलाव हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। ये पार्टनरशिप के अंदर समझो कि पहले दो पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पार्टनरशिप में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब जो पहले ए एंड बी पार्टनर था उसके बीच में जो अग्रीमेंट था वो अग्रीमेंट अब खत्म हो रहा है, वो अग्रीमेंट का डी एंड हो रहा है, और इसके बदले अब नया एग्रीमेंट बनेगा जहां पर जो नया पार्टनर इनकमिंग है, जो नया पार्टनर आ रहा है पार्टनर सी, अब वो तीनों मिलकर रिवाइज्ड न्यू अग्रीमेंट बनाएंगे। ये एडमिशन कब कब होगा, जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि पार्टनरशिप में कुछ बदलाव होना। ये यहाँ पे बदलाव क्यों हो रहा है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नया ही पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर इज कमिंग। इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्टनरशिप में कुछ बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ओल्ड जो एग्रीमेंट था दो पार्टनर के बीच में, अब वो एग्रीमेंट नहीं रहा। इसके बदले तीनों पार्टनर का नया एग्रीमेंट बनेगा। जो न्यू पार्टनर आएगा वो न्यू पार्टनर अपना एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा, तीसरा जो है वो गुडविल लाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नया जो पार्टनर आएगा एक तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा लेगा, दूसरा कैपिटल लेके आएगा, और थर्ड चीज है वो ले क्या करेगा, गुडविल में गुडविल भी लेके आएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस वगैरह होती है, जो अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो तीनों पार्टनर अग्री करते हैं, और उसके बाद बन जाता है कि जो न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड राइट फॉर ऑल द असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जिस दिन ये अग्रीमेंट हुआ, जिस दिन ये पार्टनर एडमिट हुआ, उस दिन से he is liable for all the liabilities and he has all the rights for the asset and profit। फ्यूचर में जितनी भी प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे उसमें उसका अधिकार आ जाएगा। उस अधिकार लेने के लिए उसने यहाँ पे गुडविल की भरपाई की है, गुडविल दिया है। आया? जब गुडविल का वो पार्ट करेंगे, पार्ट ई, वहां मैं विस्तार से आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या हो सकता है। एक तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा क्योंकि यहाँ पे बदलाव हो रहा है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो इसका डीएंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके बदले न्यू एग्रीमेंट बनेगा। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा दर्ज करेगा, और साथ साथ में गुडविल लाएगा, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो एग्री करेगा। उस वक्त, उस दौरान पे जब वो अपने दस्तखत करेगा, उस वक्त से ही इज लायबल फॉर द ऑल द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड ही हैज ऑल द राइट्स फॉर द असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फ्यूचर। अब बात ये हो रही है कि क्या जरूरत पड़ गई कि नया पार्टनर को हमारी फर्म में उसको एडमिट करें। व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहला है कि जो दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके पास पूरी मात्रा में कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, दे रिक्वायर एडिशनल कैपिटल टू रन द बिजनेस। अदर दूसरा है कि उसको अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है बट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो बिकॉज ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट वो नए पार्टनर को ऐड करेगा, क्योंकि नया पार्टनर पैसा लेके आएगा और वो पैसा बिजनेस में लगाएंगे। और दूसरा हो सकता है एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी। हो सकता है कि उन दोनों से बिजनेस संभाला नहीं जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कोई और बंदा चाहिए जो इस वर्क में एक्सपर्ट हो, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या अपना पार्टनर बना लेते हैं क्योंकि उसके पास अच्छा एबिलिटी है, स्किल्स है, नॉलेज है, ताकि हमारे बिजनेस को फायदा मिले। या तो तीसरा एक हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर में से कोई रिटायर हो गया या तो कोई मर गया, इधर रिटायर और डाइड, तो इन सिचुएशन में नया पार्टनर को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और दो रीजन है, हमारे लिए इतना काफी है। तो रीजन है नया पार्टनर क्यों एडमिट किया जा सकता है। एक है ज्यादा पैसों की जरूरत, दूसरा हम दोनों से काम नहीं संभाला जाता, हमें कोई स्किल पर्सन की जरूरत है जिसके पास मैनेजर एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरा है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है जो है उसमें से या तो कोई रिटायर हो गया और कोई डाई हो गया, मर गया, तो इन सूरत में हमें क्या चाहिए, एक नया पार्टनर हमारी फर्म में चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्ट बी जहां पे हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, जो ऑलरेडी आपने रिकंस्ट्रक्शन में सीख लिया है। यहां पे क्या करना है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो अक्वायर करता है, वो लेता क्या है, सम शेयर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो अपना हिस्सा लेता है। यहां पे समझिए आप, एक एप्पल है, ये एप्पल पहले ए और बी, थोड़ा अच्छे से, ये जो एप्पल है, ए और बी आधा आधा खाते थे। आधा, एक एप्पल है, एक एप्पल में आधा हिस्सा ए पार्टनर का है और आधा हिस्सा बी पार्टनर है का है। जो क्या मैं बोल सकता हूं कि 50% हिस्सा जो है एप्पल का वो ए खाता था और 50% हिस्सा जो है वो बी खाता है। आया समझ में? ये मैंने जो भी लिखा है वो मैंने परसेंटेज वाइज लिखा है कि ए का हिस्सा 50% है, बी का हिस्सा 50% है। उसको और तरीके भी लिख सकता हूं, जैसे फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/2 ए खाएगा, 1/2 बी खाएगा। यहां तक पता चला तो बताओ कि 1/2 मैंने, 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 50%। यहां पे मैंने फ्रैक्शन में लिया है, रेशियो जो है वो फ्रैक्शन का ही गेम है, वहां पे परसेंटेज नहीं चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, रेशियो जो है वो फ्रैक्शन वाइज हमें करना है, परसेंटेज वाइज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वहां पे परसेंटेज नहीं लिखा होगा, वहां पे फ्रैक्शंस लिखा होगा, 1/4 शेयर, 1/3 शेयर, 1/2 शेयर, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो जो भी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है वो
फ्रैक्शन में ही करना है, मैं 1/2 लिखूं या 50% लिखूं, ये दोनों बराबर है। 50% लिखूं या 1/2 लिखूं, इस बोथ आर द सेम। एक मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, मैथ्स है, दूसरा 50%, ये मैंने परसेंटेज वाइज लिखा है क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 है। जब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं बेस 100 को बना रहा हूं, जब मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं बेस 1 को बना रहा हूं। बोथ आर सेम थिंग। यहाँ पे ए और बी जो क्या कर रहे हैं, 50-50% 1/2 शेयर एप्पल का अपने पास रखते वो खा जाते हैं। अब सेम सिनेरियो, जब पार्टनर सी एड होगा तो एक ही एप्पल के 3 हिस्से हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब वही एप्पल के 3 हिस्से हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक एप्पल खाएगा ए, आधा थोड़ा एप्पल खाएगा ए, कुछ हिस्सा खाएगा बी, कुछ हिस्सा खाएगा सी। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करें कि पहले ए को आधा मिलता था, अब उसको आधा नहीं कुछ आधे से भी कुछ कम मिल रहा है। बी को पहले आधा मिलता था, अब बी को कुछ कम मिल रहा है। तो इन दोनों का जो हिस्सा था वो किसको मिल गया, सी को मिल गया। इसका मतलब ये हुआ ए ने बलिदान दिया, बी ने बलिदान दिया, सी ने मजे करे। ए ने क्या बलिदान किया, ए पहले आधा एप्पल खाता था, अब वो आधा एप्पल नहीं खाएगा, उसने कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया। बी ने भी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, और गेन किसको, फायदा किसको मिला, फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ सी को। इसका मतलब यह हुआ कि गेन हुआ सी को। एक ही एप्पल है, एक एप्पल के पहले 2 हिस्से थे, अब नया पार्टनर आने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है कि ए को अपना हिस्सा सी को देना पड़ रहा है, बी को अपना हिस्सा सी को देना पड़ रहा है। ए और बी जितना जो बलिदान दे रहे हैं उसको ही बोलते हैं सेक्रीफाइस। जितना वो बलिदान देंगे उसको बोला जाएगा सेक्रीफाइस, और जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही फायदा होगा सी को। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर, इधर ऑल और सम पार्टनर, जो भी ये एप्पल का हो सकता है कि एप्पल का सेक्रीफाइस आधा हिस्सा जो दोनों को मिल रहा था, सिर्फ यही बोले कि मैं ही सेक्रीफाइस कर रहा हूं, बी तो 50% खा रहा था ना, 1/2 इतना ही खा। अब मेरे में से कुछ हिस्सा मैं किसको देने वाला हूं, सी को देने वाला हूं, तो मतलब सी ही ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। हो सकता है ए और बी दोनों क्या बोले कि हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा सी को देंगे, तो दोनों सेक्रीफाइस करें। यहाँ पे या तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे या तो ऑल पार्टनर जितने भी है वो सारे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ताकि वो नए पार्टनर को अपना हिस्सा मिले। इसलिए इस चैप्टर में आपको 2 रेशियो कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, जरूरत है। नंबर 1 है न्यू रेशियो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सेक्रीफाइस रेशियो जो है उसकी एक ही जगह पे उसका काम है। ये सेक्रीफाइस रेशियो जो है उसकी एक ही जगह पे काम होता है, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलोकेट करने के लिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर, हमें सेक्रीफाइस रेशियो ही चाहिए। उस सेक्रीफाइस रेशियो से ही हम क्या कर पाएंगे, जो गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी आपको दिया ही होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर नहीं दिया होता है तो हम अज्यूम करते हैं इक्वल 1:1। पर यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, क्यों, गुडविल के लिए ये सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रीफाइस रेशियो की एक ही जगह पे जरूरत होती है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। आया समझ में। अब ये जो पोर्शन है वो मैं गुडविल का जब मैं पार्ट करवाऊंगा उस वक्त में आपको डिटेल में उसका डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है कि कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, उस रिजर्व्स एंड सरप्लस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से रेशियो में। अब देखो, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा ओल्ड रेशियो होगा क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो। दूसरा आएगा, अभी आया सेक्रीफाइस रेशियो। तीसरा आएगा न्यू रेशियो। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होंगे,
वो रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। मैं यहाँ पे एक साइड में रफ बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर्स कैपिटल है, ए एंड बी। इसका ये डेबिट साइड, इसका ये क्रेडिट साइड। यहां आएगा आपका बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब ये पार्टनर को मिल रहा है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हम पार्टनर को यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व, बाय कैपिटल रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वाई ओल्ड रेशियो। ठीक है। जो भी पहले तो मैं बात ये करता हूं कि ये जनरल रिजर्व होता क्या है। जनरल रिजर्व जो बनता है हमारे प्रॉफिट्स में से बनते हैं। इस पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कुछ पैसा जो हमारा प्रॉफिट का है वो बचा के छुपा के रख देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए या तो फ्यूचर में कुछ एक्सपांड करना हो, कुछ कैपिटल के रिक्वायरमेंट हो, हमारे पास सरप्लस में कुछ पैसा बचा होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितना भी पैसा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो प्रॉफिट का अधिकार होता है, वो प्रॉफिट का हक किसका होता है? पार्टनर का होता है। वो अपने घर पे लेके जाते हैं, उसीलिए तो वो मेहनत करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर मैंने 100 रुपया कमाया है, लेट्स से एग्जांपल हमने पार्टनर में 100 रुपया कमाया है, प्रॉफिट किया है। अगर 100 का 100 रुपया मैं दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ भी फर्म में कुछ बैलेंस नहीं बचेगा। हमने क्या डिसाइड किया है कि कुछ जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 30% हम अलग डब्बे में डाल देंगे। जैसे आपकी मम्मी भी अलग डब्बा करती है ना, कुछ पैसा बचा के सेव कर देती है या फ्यूचर में काम आ जाएगा। बाकी का 70 रुपीज दो पार्टनर अपने घर पे लेके जाते हैं। ये जो पैसा अपनी प्रॉफिट में से बचा के अलग कर रहे हैं उसको ही बोलते हैं रिजर्व्स। जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि ये वो पैसा है, मैं कोई भी पर्पस के लिए कहीं पे भी फ्री रिजर्व है, मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर द फर्म। आई समझ में? कैपिटल रिजर्व, उसके बाद रिजर्व फंड, इसके बाद आता है कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में अगर मुझे लग रहा है कि अगर फ्यूचर में किसी ने हम पे केस ठोक दिया, किसी ने हम पे फाइल कर दिया, तो उस वक्त हमें कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, तो उस समय हमारा पूरा फाइनेंस हिल जाएगा। इस काम करते हैं कि एवरी ईयर जितना भी प्रॉफिट होगा एक अलग डब्बा करो, उसमें 5-5 रुपया जमा करते रहो, तो 100 में से 5 रुपया वहां डाल दिया। आया समझ में? और बाकी का पैसा प्रॉफिट अपने घर पे लेके गए। कंटीजेंसी रिजर्व, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, कुछ ऐसी घटना इवेंट बन जाएगी फ्यूचर में जिसका हमें अंदाजा नहीं है, बट उसके लिए हम अभी से सेवर साइड पे कुछ पैसा जोड़ना शुरू किए कि खुदा ना खास्ता कल उठ के कुछ भी होता है तो यहाँ से उसका मेकअप कर सकता हूँ। अब जो आपको हर क्वेश्चन में दिया ही जाएगा 99%, वो है आपका वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये चीज आपको समझनी है। ये चीज आप समझाने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन से रेशियो में और किस तरह आपको अलोकेट करना है। अब बात करें वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह होते हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहां पे वर्कर्स काम करते हैं, तो उस वर्कर को जहां जिस यूनिट में काम कर रहे, हो सकता है कि ये कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जैसे मशीन पे काम करना रहता है, इसके अलावा कुछ लेबर वर्क होता है। तो वर्कमैन को अगर वर्कर को काम करते दौरान कुछ एक्सीडेंट आ जाती है तो उस समय उसका पूरा ट्रीटमेंट का पैसा जो हो वो सारा फर्म को देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो सडनली अगर समझो कि 5-10 लाख का कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसका खर्चा हो गया तो पूरा फाइनेंस हिल जाएगा। इससे बेटर क्या है कि हमारे प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम जोड़ना शुरू कर दिए वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व का नाम का। ये जो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व है ये हमारे ही प्रॉफिट का हिस्सा है। हमारे ही प्रॉफिट में जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमने अलग कर दिया है, अलग कर दिया, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। जब ये एक्सीडेंट होगा, जब उसका भुगतान करने का आएगा, कंपनसेट करने का आएगा, तो उस समय इस डब्बे में से हम पैसा निकाल के उसको दे देंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ये रिजर्व इसलिए बना जाता है कि जो बिजनेसेस वगैरह है, फर्म वगैरह अब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं।
जैसे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज 100% वोलेटाइल, कभी अप भी जाएगा कभी डाउन भी जाएगा। अगर अप गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डाउन जाएगा लॉस हो जाएगा। डाउन गया तो दिल को आघात लगेगा, दिल मचल जाएगा। अगर अप जाएगा तो चेहरा खुश हो जाएगा, पर जब गिरेगा, मार्केट इस मार्केट है, कभी अप है तो कभी डाउन है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया है, जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने इस मकसद से ही इन्वेस्टमेंट किया है कि उसका वैल्यू बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं दूसरे एंड पे भी ये भी देखना पड़ेगा ना, उसका वैल्यू गिर भी सकता है। तो अगर वैल्यू गिर जाएगा तो मेरा लॉस है। तो मैंने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग करना शुरू कर दिया। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो यहाँ से मैं मेकअप कर दूंगा, कवर कर दूंगा, इस डब्बे में से पैसे निकाल दूंगा कि मेरा लॉस ना हो। तो ये भी जो मैंने अलग करे हैं पैसा, वो भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से देखें। अब जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने 100 रुपीज अपना इस साल का प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कब निकलता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। 100 रुपीज ये मेरा प्रॉफिट है। उसमें से मैंने डिसाइड कर दिया कि 5 रुपया मैं जनरल रिजर्व के डब्बे में डालूंगा, 5 रुपया मैं कंटिजेंसी रिजर्व में डालूंगा, 10 रुपया जो है मैं वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व फंड में डालूंगा, और 5 रुपया मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालूंगा। कितना गया अभी तक, 25 रुपया गया, और बाकी का 75 रुपीज है वो पार्टनर ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिस बना दिया है कि एवरी ईयर हमें ऐसा ही करना है। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से इतना हिस्सा हम इन सारे रिजर्व्स में बनाएंगे, और बाकी का पैसा पार्टनर अपने घर पे लेके जाएंगे। ये जो ए एंड बी है, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ए एंड बी है, उन्होंने 2015 में अपना फर्म स्टार्ट किया था, ये दोनों पार्टनर ने। आज 2025 चल रहा है। ये दो पार्टनर 2015 से ऐसा हैबिट बना दिया है कि हम कुछ हिस्सा रिजर्व में डालेंगे। तो आज वो रिजर्व में बहुत सारा पैसा दिख रहा होगा, यस और नो। अब जो नब नया पार्टनर ऐड होता है, न्यू पार्टनर ऐड होता है, तो मुझे आप ये बताओ कि ये क्या, ये जो रिजर्व्स है क्या न्यू पार्टनर का हिस्सा है कि नहीं है? मुझे आप बताओ, जरा सोच के बताओ कि ये जो ओल्ड पार्टनर ने अभी तक अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ अमाउंट एक अलग अलग डब्बे में सेव कर रखे थे, क्या ये उसका न्यू पार्टनर का योगदान, बलिदान, उसका कुछ भी है? आंसर इज नो। इससे न्यू पार्टनर को कुछ लेना देना नहीं है, ये उसकी मेहनत नहीं है। ये तो ए एंड बी के खून पसीने की कमाई है। वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग कर रहे हैं, तो न्यू पार्टनर को तो मिलने से रहा। जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो सारे रिजर्व्स को अलोकेट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के अंदर। यहाँ पे न्यू पार्टनर्स को तो मिलने से रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हम अलोकेट कर देंगे। अलोकेट कर देंगे कहाँ पे, किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर में हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो, याद रखना है। मैंने आपको मतलब भी समझा दिया उसका। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हर बार स्टूडेंट्स गलती करता है। देखिए, आपको इस पॉइंट पे समझना है कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व फंड वो दोनों अलग अलग है। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व जो हमारे प्रॉफिट में से बनता है। ये भी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी प्रॉफिट में से बनता है। यहाँ पे हम हमारे जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉइज को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको कुछ बोनस देते हैं। अच्छा काम करते हैं उसको बोनस देना पड़ेगा, सैलरी का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो हम हमारे वर्कर को बोनस वगैरह देने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा प्रॉफिट में से कुछ फंड जो है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड के नाम में जमा करना शुरू कर देते हैं, जो उसको बोनस वगैरह देंगे, अच्छा काम करेंगे तो। या तो उसको रोकने के लिए, अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये फंड मिलता है। अगर 5-10 साल हमारे फर्म में काम करोगे तो आपको 1 लाख रुपया 10वें साल पे मिलेगा। ये सब स्कीम है, ये वर्कमैन प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट्स में से हम अलग कर रहे हैं। इस इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ये रिजर्व्स नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा।
वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे ओल्ड पार्टनर के बीच में, बट वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाना जरूरी है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने अच्छा खासा कवर करवा लिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो मेमोरेंडम अकाउंट है, रफ अकाउंट है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट आएगा, इसके बाद कैश फ्लो आएगा, चेंजेस इन इक्विटी आएगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा? जब नया पार्टनर एड होगा, उस वक्त रिवैल्यूएशन पर अकाउंट बनेगा, और उसी दिन पे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म भी हो जाएगा। उसकी जिंदगी कितनी है? नया पार्टनर आया, साइन दस्तखत किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट उधर खत्म हो जाएगा। इस मेमोरेंडम रफ अकाउंट, इसका वजूद कितना है? नया पार्टनर आया, पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज होगा, एनी चेंज अगर इन पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ ये रिवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा, भाई मैं आ गया। और उसका काम इतना ही है कि वो सारी असेट्स को, ऑल द असेट्स और जितनी भी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटीज को जिस दिन पे ये एडमिशन हो रहा है उस दिन पे उसका पूरा रिवैल्यूएशन करेगा। उस दिन पे जो भी मार्केट वैल्यू होगा, जो भी बुक वैल्यू होगा, वो सारा रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यू किया जाएगा, वापस से उसकी कीमत आंकी जाएगी और उसको अपनी बुक्स में लाया जाएगा। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। जितनी भी असेट्स होंगे, जितनी भी लायबिलिटी होंगे, वो सारी की सारी असेट्स, सारी की सारी लायबिलिटी रिवैल्यू होगी। कब होगी? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके बाद एनी बैलेंसेस लेफ्ट, अगर कुछ बैलेंस बच जाता है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो कुछ भी बैलेंस बचता है तो वो अलोकेट हो जाएगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर। आया समझ में? आपने ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में अच्छे से पढ़ा होगा। डन। इसके अलावा वर्क में वो रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे से हो गया है आपका, सेक्रीफाइस रेशियो भी हो गया है। ये नोट्स भी आप अगर चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वापस मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हम डिस्कस करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन एंड इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। मुझे एक चीज अभी याद आई, मुझे 2 मिनट आपका मुझे यहाँ पर अटेंशन चाहिए। क्वेश्चन में आपको वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, या तो यहाँ पे आ जाए, थोड़ा ध्यान दिया, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जैसे आपको इधर ट्रायल बैलेंस दिया होगा या तो बैलेंस शीट दिया होगा, तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटी असेट साइड है, यहाँ पे आपको वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 25,000। ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन एक्सेप्टेड 20,000। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व एक्सेप्टेड 30,000। अब अगर कुछ नहीं बोला है, सुनो, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 25,000 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। अगर एडजस्टमेंट बोला है कि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व जो है एक्सेप्टेड हुआ है 20,000, ऑलरेडी तो मैंने 25,000 का डब्बा बनाया हुआ है, उस 25,000 के डब्बे में से मैं 20,000 निकालूंगा और अपने लायबिलिटी को डिस्पोज कर दूंगा। तो यहाँ पे जब बात आएगी, ये पे करना बाकी है, अभी पे करा नहीं है, तो मैं अपना वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड लायबिलिटी में दिखाऊंगा 20,000, और बाकी का यहाँ पे जो 5,000 बचा, वो 5,000 में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उसका अधिकार है 5,000 रुपया।
आया समझ में? वापस से बता रहा हूँ कि आपकी बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन एक्सचेंज कंपनसेशन रिजर्व 25,000, बट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि हमने 20,000 का वो वर्कमैन एक्सचेंज कंपनसेशन जो है उसका क्लेम अप्रूव किया है, या तो हमने एक्सेप्ट किया है 20,000 का। तो मेरी लायबिलिटी कितना हुआ? ओनली नॉट 25,000, माई लायबिलिटी 20,000। ये लायबिलिटी है, मैं फ्यूचर में कभी ना कभी उसको पे कर दूंगा, तो 20,000 मैं अपने बैलेंस शीट में दिखा दूंगा वर्कमैन एक्सचेंज कंपेंसेशन फंड रिजर्व करके, या तो लायबिलिटी में दिखा दूंगा 20,000। और बचा 5,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने डब्बा तो जो रिजर्व बनाया था वो 25,000 का बनाया था। अब मेरी लायबिलिटी 20,000, बाकी का बचा 5,000 क्या करूंगा? मैं अपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब दूसरा दूसरा क्या है कि मेरा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, मेरा डब्बा बनाया है, रिजर्व बनाया है 25,000 का, बट एक्चुअल मेरी लायबिलिटी 30,000 आ रही है। जो मुझे लायबिलिटी पे ऑफ करना है वो 30,000 आ रहा है। तो सबसे पहले ये तो मेरा एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड लायबिलिटी साइड पे 30,000। अब मेरे डब्बे में तो 25,000 है, ये मेरे डब्बे में से एक्चुअली 30,000 का लायबिलिटी है। लायबिलिटी 30,000 का है, 25,000 रुपये तो मेरे डब्बे में पड़े हैं। डब्बे में से मैं 25,000 निकालूंगा और बाकी का 5,000 क्या है, मेरा लॉस हुआ। मैं अपने रिवेल्यूएशन में रिवेल्यूएशन में लिख दूंगा डेबिट साइड पे, माई एक्सपेंस, वहां से मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर दूंगा, रिवेल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। वापस से बता रहा हूं मैं कि 25,000 मेरा वर्कमैन एक्सचेंज कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था, मेरी लायबिलिटी एक्चुअल में 30,000 आ गई है। मेरी लायबिलिटी 30,000, तो बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया वर्कमैन एक्सचेंज कंपनसेशन करके 30,000 रुपीज मेरी लायबिलिटी है। बट ये एक्स्ट्रा 5,000 आ रहा है भाई, ये एक्स्ट्रा 5,000 आ रहा है। मैंने तो डब्बा 25,000 का बनाया था, वो तो उसमें तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा। उस डब्बे में से डब्बा खोला, 25,000 निकले, और 5,000 कहाँ से लाऊंगा? तो रिवोल्यूशन में आप चार्ज कर दो, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।